नमस्कार, एबीपी न्यूज़ पर हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय बरागटा जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया कि आप आए हमसे बातचीत करने के लिए। मैं संजय जी को लेकर आई हूँ ताकि महाराष्ट्र के अंदर ये जो पूरा सियासी उठापटक चली है ना, बल्कि इसको उठापटक तो कहना ही नहीं चाहिए, ये जो पूरा द ग्रेट महाराष्ट्र पॉलिटिकल ड्रामा जो पिछले एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, एक महीने भी नहीं, एक महीने से भी ज़्यादा ये जो सियासी ड्रामा महाराष्ट्र में चला है, इस पर आज मतलब 26 नवंबर मतलब संविधान दिवस, आज जाकर ऐसा लग रहा है कि इस पर अब कुछ पर्दा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो पर्दा गिर रहा है, इसमें जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने निकल कर आ रहा है, वो सरकार के तौर पर भले ही उद्धव ठाकरे का निकल कर आ रहा हो चेहरा सामने, लेकिन सबसे बड़े चाणक्य के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं शरद पवार। शरद पवार पर मैं आपसे बात करूं सर, उससे पहले महाराष्ट्र में अब की बार ठाकरे सरकार, जाहिर तौर पे जो घटनाक्रम उभर कर सामने आ रहा है उससे यही साफ हो रहा है कि अब क्योंकि चिट्ठी गवर्नर के पास चली गई है सबकी तीनों, हाँ, अब राज्यपाल कुछ ही देर में प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कालिदास कोलंबकर जी को शपथ दिला रहे हैं। वो कल एमएलएज की शपथ कराएंगे और उसके बाद हो सकता है कि कल शपथ हो जाए उद्धव ठाकरे, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, सब कह रहे हैं 7 बजे तक इन तीनों दलों की बैठक हो जाएगी, उसमें नेता चुन लिया जाएगा। और जयंत पाटिल यहाँ पर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अजित पवार होने चाहिए थे लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया और इस वजह से जयंत पवार यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की तरफ से थोड़ा उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आने वाली है। अब सवाल अगर उठेगा, संवैधानिक तौर पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है, लेकिन तीनों के बीच में आपसी तालमेल को लेकर के ये त्रिकोण है, उसमें अगर उसको संभालने वाले कोई है तो शरद पवार। ये जो आपने कहा ना सवाल उठेगा, वो उठ चुका। देवेंद्र फडणवीस जब अपने इस्तीफे का ऐलान करने के लिए पहुंचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि देखिए ये 3 पहियों वाली सरकार है और ये तीनों पहिए ऐसे हैं जो अलग अलग दिशा में जाएंगे, तो फिर ये गाड़ी चलेगी कैसे। तो पहले ही इस सवाल को सरकार को लेकर सवाल उठ चुका है। लेकिन अजीत पवार जिसके बूते पर देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बना ली आनन फानन में, जिसको कहा गया कि ये तो धोखे से बनाई सरकार है, क्या अजीत पवार पर बीजेपी ने ब्लाइंड खेला? बहुत ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि इतना ज़्यादा भरोसा, अगर जिस तरह से कहा जाता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी है और वो वहाँ से सोचना शुरू करते हैं जहाँ लोगों की सोच खत्म हो जाती है, लेकिन वहाँ पर अजीत पवार पर इतनी बड़ी बाजी लगा देना, दरअसल वो बैंक कर रहे थे इस बात पर रोमाना कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, फैसले में जब कहा गया कि प्रोटेम स्पीकर ही बाद में फ्लोर टेस्ट करवाएंगे एमएलएज की, उसके बाद उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। उनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर जब स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद स्पीकर वो अपना बना लेंगे, उसके बाद उनको ये तय करने का इख्तियार होगा कि विप किसकी तरफ से जारी किया जाएगा, क्योंकि गवर्नर को अजीत पवार की चिट्ठी गई है, वो एनसीपी के विधायक दल के नेता के तौर पर गई है, तो उन्हीं को वो व्हिप जारी करने की अनुमति दे सकते थे। तो मतलब बीजेपी जो थी वो कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाते हुए सोच रही थी कि अपनी इस देवेंद्र फडणवीस सरकार को जो अजीत पवार की मदद से बन रही है उसे बचा ले जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वक्त नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कल ही मतलब 27 नवंबर को ही आप फ्लोर टेस्ट करवाइए। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कही गई कि प्रोटेम स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट करवाएगा, स्पीकर का चुनाव नहीं होगा। इसी वजह से ये वाला जो फ्लोर, ये वाली जो जमीन बीजेपी के कदमों के नीचे आई, बहुत फिसलन भरी थी और फिसलते चले गए देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। जाहिर तौर पर रोमाना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का वक्त पहले भी दिया था। रविवार को इस पिटीशन लगाई गई थी, रविवार से सोमवार तक के लिए सुनवाई टाली गई और सोमवार को आकर के फिर उसके बाद आज के लिए फैसला छोड़ा गया और टाइम उनके पास था। लेकिन उनकी पूरी की पूरी उम्मीदें इसी बात पर टिकी हुई थी कि स्पीकर का चुनाव करवा के वो जो
पेचीदगियाँ होती है कानून को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए और उसको किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि कोर्ट की हद होती है। कोर्ट जो है लेजिस्लेचर के अंदर नहीं जा सकती है। गवर्नर के फैसले को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उनको विवेक से फैसला लेना है कि वो अगर देख रहे हैं कि स्थिर सरकार कौन दे सकता है तो किसी को भी बुला सकते हैं। मुंबई केस में इसका खुलासा है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि ये व्यवस्था एक बार हमको सेटल करनी होगी। आज का जो आदेश है वे इंटरिम आदेश है, अंतरिम आदेश दिया गया है। 12 हफ्ते के बाद फिर से इसकी सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये चेक भी गवर्नर पे रहा होगा। अन्यथा ऐसा भी हो सकता था कि तुरंत जैसे ही देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देते तो गवर्नर के पास ये भी इख्तियार है कि वो चाहे तो वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, असेंबली को डिसॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब वो थोड़ा चेक रहेगा और मुझे लगता है कि कल ठाकरे सरकार जिस तरह से आप कह रही हैं, बिल्कुल तो अब की बार महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार और पूरा फॉर्मूला भी अभी संजय जी ने आपको बताया कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो सीएम और 2 डेप्यूटी होंगे। कांग्रेस की तरफ से बाला साहब थोराट का नाम सामने आ रहा है, एनसीपी की तरफ से जो पहले अजीत पवार का नाम था, अब अजीत पवार तो गुजरे जमाने की बात आप मानकर चलिए, जयंत पाटिल का नाम अब सामने आ चुका है एनसीपी की तरफ से डिप्टी सीएम के लिए। अच्छा सर, हमने कानूनी पेचीदगियों की तो इतनी बात कर ली, लेकिन ये जो पूरी महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई है हम सब जानते हैं किस तरीके से एक नहीं 2 मोर्चों पर लड़ी गई। एक तो हो गया ये कानूनी मोर्चा और दूसरा राजनीतिक मोर्चा, सियासी मोर्चा, जिसमें सबसे बड़ी तस्वीर हाल ही में जो सामने निकल कर आई वो कल की तस्वीर थी जब 162 विधायकों का तीनों दलों के नेताओं ने साथ आकर एक तरीके से शक्ति परीक्षण करा दिया। ये तस्वीर जब सामने आई, इसी ने महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसकी दिशा बदल दी, आपको लगता है? नहीं, जाहिर तौर पर दिशा उस वक्त बदल गई थी। देखें, अगर आप घटनाक्रम पर नजर डालें तो जिस वक्त रात में सब लोग सो गए थे कि कल उद्धव ठाकरे का बनने वाले हैं, तो सुबह सुबह वो एक एजेंसी की तरफ से ANI की तरफ से ट्वीट आया और ट्वीट आया कि ओथ हो गई। वो तो रात के अंधेरे में राष्ट्रपति शासन भी हट गया और प्रधानमंत्री की तरफ से बिना कैबिनेट बैठक के वो इमरजेंसी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो कर दिया गया और सुबह 8 बजे तक ओथ भी हो गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं अगर आप कहें कि कांग्रेस के नेता भी और शिवसेना के नेता भी हमारी तरह, हम लोग तो कर ही रहे थे, हम तो शकी लोग होते ही हैं पत्रकार, वो शरद पवार को इसमें विलेन मान रहे थे कि उन्होंने कोई गेम कर दिया है, क्योंकि वो लगातार टाल रहे थे। सोनिया गांधी चिट्ठी लेकर तैयार थी लेकिन उन्होंने बोला अभी बातचीत करने के लिए टाल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने बाहर आकर के इतनी सब कुछ चारों तरफ से उन पर सवाल उठाए जा रहे थे, जितने मैच्योरली उन्होंने इसको हैंडल किया, तो उन्होंने आकर के सबको ये कहा कि सरकार मैं बनाऊंगा। इसमें विप वाली बातें भी वहाँ पे आ रही थी, तुम सब भूल जाओ, तुम जानते नहीं हो, तुम बस अपना जो कुनबा है वो साथ रखना, अपने एमएलएस को साथ रखना। इसीलिए होटल्स में ला करके सब एमएलएस को इकट्ठा किया गया। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से तीनों नेताओं को इकट्ठा करके बैठकों का दौर जारी रखा, क्योंकि रात के अंधेरे में जिस तरह से वो शपथ ली गई थी, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी, वहाँ भी ये संदेश देना था कि देखिए हम लोग साथ हैं, हमने पहल की है, साथ जाने की पहल थी, इससे पहले कि हम सरकार बनाते हैं हमारे साथ धोखा हुआ है। और जाहिर तौर पे जो कल का जो एक तरह से अगर आप कहिए कि फोटो ऑप, एक कहते हैं ना कि आई शपथ, हाँ जी, आई शपथ वी आर 162, हाँ, मराठी अंदाज में, हाँ, तो जाहिर तौर पर वो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन असली जो राजनीति थी वो ये थी कि अजीत पवार से इस्तीफा करवा लिया। वो शरद पवार चाहते तो उनके अगर कहें तो निजी तौर पर, परिवार के तौर पर, उनके अजीत पवार से 2004 से ही रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी उनके चेले थे अजीत पवार, शरद पवार के, वो उनको लगता था कि उनकी सीमाएं लांघ रहे हैं। अजीत पवार को लगता था कि वो अपने बेटी और उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मुझे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से दोनों में खटपट थी, दूरियां थी। और दूसरी बात ये कि अजीत पवार कहीं ना कहीं इस पक्ष के थे कि उनको 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अगर हम शिवसेना के साथ जा रहे हैं तो 2.5 साल के लिए ये तय होना चाहिए। लेकिन उसके बाद वो रूठ करके चले गए थे। लेकिन
जिस तरह से उनको वापस ला करके इस्तीफ़ा करवाया गया है, ये सबसे बड़ी बैकडोर जो कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स थी शरद पवार की। इसमें उन्होंने सुप्रिया सुले के पति को और दूसरे जो नेता थे उनके करीबी थे उनको सबको एक एक करके चुना और एहसास दिलवाया। और ख़ास तौर पे आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उससे उनको और डराया गया कि देख लीजिए अब तो प्रो टेम स्पीकर को ये सब कुछ करना है, आप जो गेम खेलना चाहते हो वो भी नहीं हो पाएगी, ना घर के रहो के ना घाट के, तो अभी भी आ जाओ। बिल्कुल, मतलब 80 साल के शरद पवार, और ये 80 साल के शरद पवार की, इसको आप हिम्मत कहिए, इसको आप रणनीति कहिए कि उन्होंने ये देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार वाली जो सरकार है उसे 80 घंटे में समेट दिया। तो 80 साल के शरद पवार जब बीजेपी और अजीत पवार की सरकार को 80 घंटे में समेट दें तो सबसे बड़े चाणक्य तो वही शरद पवार उभर कर सामने आएंगे। फिर जाहिर तौर पे यहाँ पर ये चुनौती बीजेपी ने अजीत पवार का इस्तेमाल करके जो चुनौती शरद पवार को दी थी। शरद पवार देखिए वो बाल ठाकरे जैसे नेताओं से, सोनिया गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं, उनके साथ इन्होंने राजनीति की है। और हालांकि फडणवीस के साथ जाकर के इन्होंने काफ़ी जो सेकुलर क्रेडेंशियल थे उस पर भी इनको आघात हुआ था। लेकिन ये वो लोग हैं जो रात में राजनीति करते हैं, खाते पीते राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर इन्होंने जब चुनाव से पहले शरद पवार के ऊपर उनको ईडी के केसेस डाल करके बुलाया गया था, या प्रफुल्ल पटेल को ललकारा गया था, उनको भी बुलाया गया था, तो उसी वक्त उन्होंने ठान लिया था कि उद्धव और वो इसको मराठा प्राइड के तौर पर लेंगे। एक मराठा प्राइड एक बहुत बड़ी बात वहाँ पर मैटर करती है, महाराष्ट्र के अंदर करती है। और मराठा महाराष्ट्र और गुजरात में शुरू से तनातनी रही है। इसी वजह से 1966 में गुजरात को अलग कर दिया गया, महाराष्ट्र अलग बन गया। तो उस मराठा प्राइड को इन्होंने जागृत किया। बाला साहब ठाकरे ने सुप्रिया सुले को राज्यसभा भेजने के लिए उन्होंने कहा था कि बेटी है उसको जाने दो, और अब बाला साहब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जो बाला साहब ठाकरे का जो सपना था कि कोई ठाकरे परिवार का कोई बैठा होना चाहिए मुख्यमंत्री के पद पर, तो आज उसको शरद पवार पूरा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे कहते रहे, वैसे मैंने ऐसे ही सुना है हमको हमेशा, वो ये कहते रहे कि साहब मैंने ये वादा किया था बाला साहब से कि मैं एक शिवसैनिक को बिठाऊंगा सीएम की कुर्सी पर, खुद बैठने का वादा नहीं किया था। लेकिन इधर इस तिकड़ी की तरफ से, मतलब तीनों ही पार्टियों की तरफ से, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनकी तरफ से कहा जाता रहा कि अगर सीएम बनेगा हमारी तरफ से, और शिवसेना से तो बनना ही है, लेकिन बनना उद्धव ठाकरे को पड़ेगा, तभी ये जो गठबंधन है इसको एक चेहरा मिल पाएगा, इसको एक स्थायित्व मिल पाएगा, एक स्टेबिलिटी मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर सियासी बाजी पलटी। जो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि बात निकल गई है एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के हाथ से, तो हारी बाजी को पलट के रख दिया शरद पवार ने। और अब की बार महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार, बीजेपी का कैलकुलेशन पूरी तरीके से यहाँ पर गड़बड़ा गया। अच्छा, एक बात जिसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये कि अब वो जो एक मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है ना। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब आए थे देवेंद्र फडणवीस, वो कहने लगे देखिए साहब हमें तो कोई घोड़ा बाजारी करनी नहीं थी, हमको तो खरीद फरोख्त करना नहीं था विधायकों का, हमारे पास तो समर्थन की जब चिट्ठी आई अजीत पवार की, अजीत दादा पवार आए हमारे पास, तो हमें लगा ठीक है नंबर है, तो हम सरकार बना रहे थे। ये कैसे भूल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस? ये वही अजीत पवार हैं जिनके लिए खुद देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, और फिर उन्हीं अजीत पवार के साथ जाकर देश ने देखा साहब कैसे देवेंद्र फडणवीस जो है वो शपथ लेंग एंड लेंग एंड लेंग। सर बताइए। जाहिर तौर पर बीजेपी के और ख़ासतौर पे देवेंद्र फडणवीस की ये सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने ये जो कदम उठाया कि अजीत पवार को लेकर के अभी तक जो सेंटीमेंट थे, वो सेंटीमेंट खासतौर पे महाराष्ट्र की बात मैं जहाँ करूँगा, जहाँ की राजनीति हो रही है, जहाँ के लोगों ने उनको चुन के भेजा था, वहाँ पे सेंटीमेंट ये जा रहा था कि शिवसेना ने धोखा दिया। हाँ। हमने शिवसेना और बीजेपी सरकार बनने के लिए वोट दिया था। देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे बेचारे दिख रहे थे, उनको जिताने के लिए हमने वोट दिया था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने परिवार के अंदर फूट डलवा गए, मतलब ये अब संदेश जा रहा है कि परिवार में दो भाइयों के अंदर फूट डलवा करके उन्होंने ये किया है, तो वो मॉरल ग्राउंड हार गई।
वो मॉरल हाई ग्राउंड ले ही नहीं सकते हैं। कुल मिलाकर बाजी पलट चुकी है। महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा ऐसा लग रहा है कि अब इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न बाकी नहीं रहा है। अब बस अपने एंड की तरफ ये सियासी ड्रामा बढ़ रहा है, क्योंकि अब की बार महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार, अब यही इस सियासी ड्रामे का अंत फिलहाल के लिए होता हुआ नजर आ रहा है ना संजय? जाहिर तौर पर, बिल्कुल जाहिर तौर पर, लेकिन खबरें बहुत मिलती रहेगी आगे, क्योंकि 3 पहियों वाली सरकार है। देखें उससे कितनी खबरें निकलती, कब कौन सा पहिया किस डायरेक्शन में खींचने लगे। तो आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है, और अभी भी एबीपी न्यूज पर लाइव कवरेज लगातार जारी है महाराष्ट्र की सियासत पर। शुक्रिया संजय सर। फिर किसी और मुद्दे पर संजय सर को पकड़ कर लेकर आएंगे और उनसे ढेर सारा ज्ञान लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।